सूरज और पृथ्वी का जो बीच का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर से इतनी गर्मी देता, कहीं पास रहता तो उबाल देगा रख के। जो हमारा सौर मंडल है जिसको सूरज बोलते हैं, सूरज के जो पूरा परिवार है उसको सौर मंडल बोलते हैं। सूरज का परिवार कितना बड़ा है? सूरज है, फिर क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो भगा दिया गया परिवार से। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जियोग्राफी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूगोल। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। जब तक आप सब्जेक्ट का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपका सब्जेक्ट पढ़ना निरर्थक है, कोई उसका अर्थ नहीं है। जब तक आपको जियोग्राफी का मतलब नहीं पता है, भूगोल का मतलब नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता है, हिस्ट्री का मतलब नहीं पता है, तब तक आपको उसका पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, कोई भी अर्थ नहीं बनता है। जैसे कई लोगों से मैंने पूछा हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री को कितने भागों में पढ़ते हैं, किसी ने जवाब दिया सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो क्या हिस्ट्री के ये पार्ट्स हैं? ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। इन पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। मैं पूरा फ्लोचार्ट बना के दिखाऊंगा जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं पता है सब्जेक्ट है किस बारे में, तब तक आपका उसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो भूगोल का मतलब क्या है? जियोग्राफी का मतलब क्या है? जियोग्राफी का मतलब है हम इसमें पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब इसके बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ग्राफी। तो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। अर्थ के बारे में हम जो चीजें पढ़ते हैं वो किसके अंडर में आती हैं? वो जियोग्राफी मतलब भूगोल के अंडर में आती है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ये आज की बेसिक क्लासेस में हम अंडरस्टैंड करेंगे ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं, कवर करते हैं। देखिए, अर्थ जो है हमारी, इसकी ये सतह है, इस पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अर्थ के हम लोग अंदर नहीं रहते हैं। कोई लोग समझते हैं अर्थ एक गोला है और उसके अंदर हम लोग रहते हैं। हम लोग अंदर नहीं रहते हैं, हम लोग उसके ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। और ऊपर रहते हैं, ये पूरा गोल है, तो हम लोग यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पर भी बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर भी बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर भी बिल्डिंग बनी है। इसका मतलब क्या है? हर तरफ से इसके ऊपर बिल्डिंग बनी, से बॉल गोल है उसके ऊपर आपको चिपका दें ऐसे। हम लोग चिपके कैसे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमारे ऊपर, उसकी वजह से हम लोग इससे चिपके हुए हैं धरती से। लेकिन हम लोग रहते क्या है? इसके ऊपर रहते हैं। ऐसे ऐसे ये धरती है तो हम लोग इसके ऊपर ऐसे रहते हैं और ऐसे उल्टे भी खड़े रहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए हमें वो चीजें फील नहीं होती है, ना ही हम उससे छूटते हैं, ना ही हम गिरते हैं। चांद पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर लोग ऐसे करके उड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट खत्म हो जाता है। उसका जो वेट है वो बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। मास के ऊपर जो बल लगता है ग्रेविटी का, वही हमारा वेट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? तो हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं। अर्थ की कुछ लेयर है जिसको बोलते हैं क्रस्ट। जो पहली लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं, ये मिट्टी वाली, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। फिर इसके बाद सेकेंड लेयर जो आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और फिर थर्ड जो बीच में आता है गोला, उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो 3 लेयर क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर है। लिथोस्फीयर हम इसी में पढ़ते हैं। अर्थ की जो लेयर है लिथोस्फीयर, जो कि आपके सिलेबस में है, जो आप कल पढ़ रहे थे, वो लिथोस्फीयर हम यही पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करके लिथोस्फीयर को कवर कर लेंगे जब हमारा उस पर पहुंचेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन सा ग्रह कितनी दूर है सूरज से, पृथ्वी सूरज से कितनी दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। चांद और पृथ्वी के बीच में क्या डिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। लाइट स्पीड कितनी होती है, सूरज की रोशनी को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, ये जान लेंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर।
तो क्रस्ट, मेंटल कोर, प्लस लिथोस्फीयर, ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी में कवर करते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो जो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारी है, इसके पर जो जीवन है उसका सबसे बड़ा आधार क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। ऑक्सीजन के बिना हम लोग का जीवन है, नहीं है। ऑक्सीजन कहां से आती है, पेड़ों से आती है। पेड़ कहां से आते हैं, मिट्टी से आते हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको खाना मिलता है और वो ऑक्सीजन को हमें देते हैं। ये ऑक्सीजन इतना बड़ा अंतरिक्ष है, इतना बड़ा स्पेस खुला हुआ है हमारा, ये चाहेगी तो पूरी निकल जाए वहां से, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। ये क्यों नहीं निकल पा रही है बाहर, ये गैसें क्यों नहीं उड़ी जा रही हैं ऊपर, क्यों? क्योंकि हमारे पास है वायुमंडल। क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर है हमारे पास। एटमॉस्फेयर क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे करके एक हवा का गोला बना हुआ है। ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है। डार्क वाला क्या है, पृथ्वी है। ये हमारी अर्थ है। इसके चारों तरफ जो ये गोला बना हुआ है, ये है वायुमंडल। इसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल। एक एक हम लोग जब क्लास करेंगे तो वायुमंडल की पूरी अपनी एक क्लास होगी, जो कि कम से कम 2-3 दिन की चलेगी, क्योंकि हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। देखिए हम लोग ऐसे कवर कर रहे हैं कि 5th क्लास से 12th क्लास तक सबको कवर हो जाए, और फिर उसको धीरे धीरे हम लोग एडवांस कर लेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं कि चैप्टर है क्या, किस बारे में है, क्या इसमें चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं पढ़ने का। जैसे बहुत से लोग हैं, वो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास 6 7 8 9 10 11 12 इवन ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि ईस्वी क्या होता है। ईस्वी, जिसको हम लोग ई लिखते हैं ऐसे करके। ईसा पूर्व क्या होता है, जिसको हम लोग ये लिखते हैं ऐसे करके। आपने इतिहास की किताबों में देखा होगा, ऐसे करके लिखा रहता है। ई पू और ई लिखा रहता है, ईसवी और ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में एडी मतलब एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं। सीई मतलब कॉमन एरा, है ना। बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारी चीजें जब तक आपको इतिहास में नहीं पता है कि ये क्या होती है, तब तक आपका इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप इतिहास को पढ़ करके अर्थ का अनर्थ कर दोगे, अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इतिहास में, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास के बेसिक्स पता होनी चाहिए कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्राचीन इतिहास क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब तक आप पता ही नहीं होंगी आपको, आप इसके बारे में पढ़ते जा रहे हो तो फायदा क्या हुआ आपके पढ़ने का। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, मेसोलिथिक पीरियड क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ते समय हमें ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती है। तो जब आप वायुमंडल पढ़ेंगे, आप वायुमंडल पढ़ेंगे, जब मतलब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे आप, तो एटमॉस्फेयर में कुछ लेयरें होती है। इसको क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, हाँ, आयन मंडल और वायुमंडल, ये सारे इसके लेयर हैं। इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये क्या लेयर्स के नेम है वायुमंडल की। हिंदी में क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेयर्स, कौन सी लेयर पृथ्वी से कितनी ऊंचे तक है, कौन सी 15 किलोमीटर है, कौन सी उसके बाद है, फिर जो थर्ड लेयर है वो कितने किलोमीटर तक ऊपर गई है, फिर फोर्थ लेयर कितने किलोमीटर ऊपर तक है, फिर फिफ्थ लेयर कहां से कहां तक है। उसका जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी की किरणें जो होती है उनसे बचाती है। जो
क्या है, ओजोन लेयर है, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। क्या होता है कि जब सूरज की जो किरणें होती है उसमें कुछ खतरनाक किरणें भी होती है, इसको यूवी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी रेज बोलते हैं उसको। यूवी, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट, पैरा बैंगनी किरणें होती हैं ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल जो है, समताप मंडल में ओजोन लेयर जो है वो सूरज की जो किरणें होती हैं वो यहाँ पे टकराती है और इनको वापस भेज देती है कि भैया हमारी अर्थ को इसकी जरूरत नहीं है, हमें यूवी रेज की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसको हम सेव करेंगे। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमें बचा लेती है जो खतरनाक किरणें होती है। बात समझ में आ रही है? हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पर गर्मी का, जाड़े का, बैलेंस का, एकदम से ठंडा नहीं होता, एकदम से गर्मी नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है। तो जब वायुमंडल एटमॉस्फेयर का चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर होंगी, अच्छे से डिटेल में कवर हो जाएंगी। आप लोगों को नोट कर लेना है, वीडियो देख करके सारी चीजें लिख लेनी है और एकदम याद कर लेना है। और वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे तो आपको वो चीज रिवाइज हो जाएगी। रिवाइज करने के लिए क्या करना है, उठाना है, 1 घंटे की वीडियो है, आपने देख लेनी है, आपको चीज रिवाइज होगी। आपको अगर आपने 3 से 4 बार एक वीडियो को देख लिया है तो मान के चलिए, और 1-1 महीने की, जैसे एक अभी देखा, फिर 10 दिन बाद देख लिया, फिर 15 दिन बाद देख लिया, अगर 4 बार ऐसे कर लिया तो मान के चलिए कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। बार बार ये नहीं करना पड़ेगा आपको कि आपको बैठ कर किताब उठा के देखना है। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज बताई जा रही है दिमाग में बैठ जाएगी। एक बार में किसी को याद नहीं होता, डेली पढ़ना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ये चीजें दिमाग में बैठती हैं। आप लोगों को लगता होगा सर इतना कैसे, संविधान का इतना कैसे याद हो गया आपको, आपको ज्योग्राफी का इतना कैसे याद है, आपको इतिहास का इतना कैसे याद है? पढ़ा है तब याद हुआ है। कहने मतलब आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमको डेली 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ना है। अगर आप लोग 3 घंटा पढ़ लोगे डेली स्कूल के अलावा तो मान के चलिए आप लोग आराम से टॉप करेंगे। मैं 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। बात बाकी जो उसके बाद कंपटीशन वाले लोग हैं वो तो 5-5, 6-6, 7-7 घंटा पढ़ते हैं, उनकी उनकी बराबरी तो आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो स्कूल के बाद तो फिर आप एकदम सुपीरियर हो जाओगे पढ़ाई में। बात समझ में आ रही है? तो करना यही है आप लोगों को कि टाइम देना है स्टडी को, 1 घंटा वीडियो देख लेनी है, उसके बाद नोट करना है, उसको याद कर लेना है, शुरू काम कर लेना है, काम खत्म हो गया। तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरफ मोड़िए कि आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाए और आप इन सब चीजों को याद करिए। ठीक है? तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है? वो आती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या आता है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्लस ये इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप पढ़े, जैसे फंडामेंटल राइट था, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, बट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जिसमें से अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। जैसे आपके यहाँ देश में टाइम कैसे डिसाइड होता है? वो देशांतर रेखा से डिसाइड होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड से क्या डिसाइड होता है? टाइम डिसाइड होता है। और लैटिट्यूड से मौसम डिसाइड होता है। हमारे यहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात किससे डिसाइड होता है? लैटिट्यूड से डिसाइड होता है। और लॉन्गिट्यूड से क्या डिसाइड होता है? टाइम डिसाइड होता है। आपकी घड़ी में, जैसे हमारी घड़ी में बज रहा है 7:30 हो रहा है, तो 7:30 का मतलब है कि हमारी घड़ी में 7:30 हो रहा है। मोबाइल निकाल लेंगे, मोबाइल में 7:30 हो रहा है। आपके पास मोबाइल होगा उसमें भी 7:30 हो रहा होगा, आपके पापा के पास मोबाइल होगा उसमें 7:30 हो रहा होगा, रोड पे जितने लोग टहल रहे हैं इन सबके मोबाइल में भी 7:30 हो रहा होगा। इसका मतलब टाइम कहीं से तो मैनेज हो रहा है। इसका मतलब है टाइम कहीं से तो मैनेज हो रहा है, कोई तो है जो टाइम डिसाइड कर रहा है, वरना सबके में सेम कैसे हो रहा है? तो वो जो डिसाइड कर रहा है वो देशांतर रेखाएं डिसाइड कर रही है। और पूरी दुनिया में टाइम जो डिसाइड होता है वो देशांतर रेखाओं से डिसाइड होता है। अक्षांश रेखाओं से पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है, जो पूरी दुनिया का जो मौसम है, वेदर है, वो अक्षांश रेखाओं से डिसाइड होता है। तो आपने इस तरह की ग्रिड्स बनी देखी होंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है,
इसमें बीच में से जा रही है इक्वेटर, एक अक्षांश रेखा है, इसका नाम है इक्वेटर। वो जा रही जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है अर्थ को। उसके बाद ऊपर 23.5 डिग्री पे जाती है कर्क रेखा। क्या जाती है? कर्क रेखा। अच्छा, इन सब नामों से घबराना नहीं है, ये ट्रॉपिक, अरे वाह, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर 23.5 डिग्री नीचे जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये क्या है इसका नाम हिंदी में? मकर रेखा है नाम है इसका। क्या नाम है इसका? और ये क्या है? इक्वेटर, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जितनी रेखाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं तीनों, जिससे क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है पूरा। इन रेखाओं को हम लोग इतनी डिटेल में, इतने अच्छे से और इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपका जितना भी भय और डर है इन सब रेखाओं को लेकर, ये होती क्या है, इनका काम क्या होता है, आज तक हमें समझ में नहीं आया, ये सारी चीजें हम लोग बहुत प्यार से समझ लेंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम कहानी की तरह मक्खन की तरीके से आपको सुनना है। बस क्या करना है? सुनना है और कहीं पर नोट कर लेना है, जिससे कि क्या हो कि आप जब उसको देखो तो एक बार रिवाइज हो जाए। आपने 2-3 बार सुन लिया, आपको हमेशा के लिए सही से एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है। फिर आपने एक और ग्राफ बना देखा होगा पृथ्वी का। फिर ऐसे करके एक लाइन आती है, फिर एक ऐसे लाइन आती है, फिर ऐसे खरबूजा बन जाता है पूरा ऐसे करके। देखा खरबूजा बना हुआ ऐसे? ये है देशांतर रेखाएं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली लैटिट्यूड्स, वर्टिकल वाली लॉन्गिट्यूड्स। फिर आपने एक और ग्राफ बना देखा होगा, ये पृथ्वी है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर जीएमटी वाली जो जा रही है हमारी ग्रीनविच मीन टाइम वाली लाइन, ये ऐसे देखा है पृथ्वी बनी गई। ये ग्रिड होती है, ग्रिड, इससे लोकेशन पता चलती है। मतलब अक्षांश रेखाएं मौसम, देशांतर रेखाएं टाइम, क्या बनाती है? टाइम। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बताएंगी? लोकेशन। क्या बताएंगी? हाँ, तो ये ग्रिड बनेगी तो ये लोकेशन बताएंगी। तो ये तीनों का काम क्या है? ये ग्राफ क्या ग्राफ्स हैं, इनमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। जो हमारा सौर मंडल है, जिसको सूरज बोलते हैं, सूरज के जो पूरा परिवार है उसको सौर मंडल बोलते हैं। सूरज का परिवार कितना बड़ा है? सूरज है, फिर क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और प्लूटो भगा दिया गया परिवार से। क्यों भगा दिया गया है? कुछ रीजन है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो अभी प्लूटो नहीं है तो हम लोग कितना पढ़ेंगे? नेपच्यून। तो ये सारे, ये क्या है? ये सन है, ये सन है। बाकी सारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं सब। हाँ, सन बहुत बड़ा है, पृथ्वी एक मटर के दाने के बराबर है, और सन जो है एक फुटबॉल समझ लीजिए। एक फुटबॉल ले लीजिए और एक मटर का दाना ले लीजिए, पृथ्वी और सन में इतना डिफरेंस है। और इसके बीच में, मतलब ये मान लीजिए सन है और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। और इसका मतलब हो गया 150 मिलियन किलोमीटर का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज और पृथ्वी का जो बीच का डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर से इतनी गर्मी देता, कहीं पास रहता तो उबाल देगा रख के। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यहाँ से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली लगभग 500 किलोमीटर दूर है, केवल 500 किलोमीटर। उसके बाद उतना ही और 1000, फिर लाख, फिर 100 लाख, 100 लाख का 1 करोड़,
फिर 200 लाख का 2 करोड़, ऐसे करते करते जाइए 15 करोड़ तक। इतनी दूर है सूरज पृथ्वी से, और रख के उबाल देता है, गर्मी में तो हालत खराब कर देता है। तो आप सोचो, चांद लगभग लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, 3,80,000 मिलता है देखने को, राउंड ऑफ करके 4 लाख। पृथ्वी और चांद की दूरी कितनी है? लगभग 4 लाख है, 3,80,000 कुछ मिलता है, इतना डिस्टेंस है। तो राउंड ऑफ करके हम लोग 4 लाख मानते हैं उसको, कि 4 लाख किलोमीटर दूर है चांद पृथ्वी से, और सूरज कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये सारा सौर मंडल है। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में और ब्रह्मांड में, सब लोग उसको मिला करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा बेसिकली सौर मंडल होगा, उसके बाद फिर हम लोग उसी में सारी चीजें कवर कर लेंगे ब्रह्मांड को लेकर के। तो ये सब क्या है? अपने ऑर्बिट पे इसके बगल में घूम रहे हैं, ये सब आप जानते ही हो, है ना? इस तरह से घूम रहे सब एक इसके चारों तरफ। पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है। पृथ्वी का एक एक्सिस है, पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने पॉइंट, पता है ना? पृथ्वी सीधी नहीं खड़ी, पृथ्वी ऐसे टेढ़ी है, यूं करके ऐसे टेढ़ी है पृथ्वी। तो ये इसका नॉर्थ पॉइंट है, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अपने एक्सिस पे जो घूमती है पृथ्वी, इससे दिन रात बदलते हैं, और सूरज के चारों तरफ जो घूमती है, इससे मौसम बदलते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, सूरज के चारों तरफ घूमने से। अपने एक्सिस पे घूमना कहलाता है रोटेशन, और पृथ्वी के सॉरी सूरज के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन कहलाता है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी वजह से मौसम बदलते हैं। अगर ना झुकी होती तो मौसम कभी ना बदलता आपके यहाँ पे। एक रोटेशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है? 365 दिन का समय लगता है। ये रफली है, और 365 66 दिन कभी कभी हो जाते हैं 4 साल में। 365 दिन और 6 घंटे, है ना? 6 आवर। तो यही 6 आवर जुड़ जुड़ करके 4 साल में 366 दिन हो जाते हैं। और यही एक जो फरवरी में 29 डेज होते हैं लीप ईयर में, 28 के बाद प्लस 1 कर दिया जाता है, इसको 29 डेज फरवरी में हो जाते हैं। यही 6-6 घंटे जुड़ते हैं, 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं 4 साल में। वही 24 घंटे का एक दिन उठा करके हर लीप ईयर में 28 + 1 करके फरवरी में 29 डेज का जोड़ दिया जाता है। तो इस बार 2024 में क्या होगा? लीप ईयर होगा, 29 फरवरी आएगी। 20 में आई थी, 2020 में आई थी, हर 4-4 साल पे आती है। 2020 में आई थी, अब कब आएगी? 24 में आएगी, उसके बाद 28 में आएगी, उसके बाद 32 में आएगी। तो 29 फरवरी ऐसे करके +4 करते चले जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोग ज्योग्राफी में कवर करते हैं। आप लोगों का जो सिलेबस है 5th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, ये पूरा हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ये जो क्लास है ये बेसिकली 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसमें NCERT की जो बुक्स होती हैं, NCERT की जो बुक होती हैं, इनको हम लोग कवर करते हैं। और ये अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, जैसे IAS है, PCS है, RO है, ARO है, गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई उसकी तैयारी कर रहा है, तो बेसिक जो हमारी बेस होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, वो ये बुक्स ही होती हैं। तो ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो आप लोगों के लिए भी बड़ा आवश्यक क्लास है ये, और उन लोगों के लिए भी बड़ी आवश्यक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अभी से इतना पढ़िए कि आगे चल के आप लोगों को कभी भी कोई चीज करनी हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी हो या कोई भी तैयारी करनी हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं इतनी बनवा दूंगा कि आप लोगों को जो एडवांस किताबें हैं वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो कल हमारी जो पहली क्लास होगी वो होगी सौर मंडल के बारे में, सूरज के परिवार के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।